हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों पिछले क्लास में हमने दाब पढ़े थे, प्रणोद बल पढ़े थे और हमने घनत्व के बारे में भी कुछ पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कि ये उत्प्लावकता क्या होता है, उत्प्लावन बल क्या होता है। कोई भी वस्तु पानी में रखने पर कुछ वस्तु तैरने लगती है, कुछ वस्तु पानी के अंदर डूब जाती है। ये सारी क्या मामला है, ये सारी जो है क्या साइंस है इसके पीछे। चलिए दोस्तों आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे क्या साइंस होता है। दोस्तों पहले उत्प्लावक बल का जो है हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है। द्रव में डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर एक बल लगाता है। अब कोई भी वस्तु को द्रव में डुबा दिया जाए या फिर डुबाते समय उस पे पानी के अंदर छोड़ दिया जाए तो पानी भी एक ऊपर की ओर बल लगाएगा, ठीक है। और जिसके कारण जो है उसमें उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। दोस्तों उसके जो बल जो है वो पत्थर में जो भार लगेगी, जो द्रव्यमान जिस भार से उसे पृथ्वी खींचेगी वह उतना ही भार में मतलब पत्थर रहेगा, लेकिन उसको न महसूस होगा कि उसके भार में कमी हो रही है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए कि ये एक समुद्र है। क्या है? ये एक समुद्र है और यहाँ कोई वस्तु को हम ऊपर से फेंक रहे हैं समुद्र के अंदर। अब इसके अंदर हम फेंक रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब इस पत्थर को हम मान ले कि ये पत्थर में भार कितना है, इस पत्थर में भार कितना है, मान लीजिए कि ये 20 न्यूटन भार है। तो यह पृथ्वी जो है हमारा इसे कितने न्यूटन से खींचेगी? 20 न्यूटन से खींचेगी, ठीक है दोस्तों। अब ये जब समुद्र के नीचे जाएगा तो ऐसा नहीं होता है कि समुद्र के पृथ्वी के एकाएक नीचे जाने पर हमारा जी का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान घट जाता है। उसे बहुत नीचे ले जाने पर, बहुत ज्यादा जब नीचे जाएंगे तो हमारा जी का मान घटता है, ठीक है। तो जब ये पानी के नीचे गया ये पत्थर, तो यह 20 न्यूटन का था, लेकिन ये पानी भी उसमें ऊपर की ओर बल लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो पानी विस्थापित होगा, ये पिछले क्लास में हम आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जब पानी आएगी, पत्थर आएगी तो पानी विस्थापित होगा, उसका स्थान छोड़ेगा ताकि ये पत्थर नीचे आ सके। लेकिन पानी भी गुस्सा करेगा कि ये क्या आ रहा है, मेरे पानी के बीच क्या आ रहा है, तो वो भी कुछ बल लगाएगा ऊपर की ओर, जिसके कारण इसे 20 न्यूटन का तो है, लेकिन ऊपर की ओर बल लगाने के कारण इसके अंदर भार में कुछ आभासी कमी महसूस आएगा। मतलब एक्चुअल में ये 20 न्यूटन ही रहेगा, पृथ्वी जो है 20 न्यूटन से ही खींचेगा, लेकिन इसमें कुछ कमी, आभासी कमी, मतलब कि वो काल्पनिक जो कमी आएगी उसे महसूस होगा कि वह उसमें कुछ कमी आ रही है, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि एक आभासी कमी आ जाती है इस ऊपर की ओर लगने वाली बल, ये जो पानी ऊपर की ओर लगाएगी बल, ठीक है, बल को उस वस्तु पर द्रव की उत्प्लावकता कहलाता है। अब ये वस्तु के लिए, ये जो वस्तु था उसके लिए इस पानी के ऊपर की ओर लगाया गया जो बल था उसको ही उत्प्लावकता कहते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों कि ये सारी चीज, पानी के अंदर कोई वस्तु तैरने लगती है, कोई वस्तु डूब जाती है, या फिर ये कितने न्यूटन से गया, उसमें कैसे आभासी हुआ प्रतीत, ये सारी चीज हम लोग ये पता नहीं लगाया। ये सारी चीज जो है एक आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने पता लगाया कि ये सारी सिद्धांत जो है कैसे हो रहा है। तो उन्होंने एक सिंपल से एक सिद्धांत दिया। चलिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या अंशतः रूप से डूबता है, दोस्तों पूर्णतः बोलने का मतलब है कि वह पूरी तरह से डूब जाए, या कुछ ऊपर की ओर कुछ वस्तु जो होता है कि यहाँ पे देखिए कोई वस्तु जो है पानी के अंदर, उसका कुछ भाग नीचे और कुछ भाग ऊपर की ओर होता है, इसे हम बोल सकते हैं कि अंशतः डुबाई गई वस्तु है, ठीक है। तो डुबाई जाती है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल अनुभव करता है। और वही बात दोस्तों इन्होंने एक सिद्धांत के रूप में बताया कि किसी वस्तु को पूर्णतः या अंशतः डुबाया जाए तो उसमें एक आभासी ऊपर की दिशा की ओर एक बल लगता हुआ महसूस होता है, ठीक है। उसे अनुभव होगा कि हमारे ऊपर एक बल लग रहा है, ठीक है। जो वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के बराबर होता है। दोस्तों ये सिद्धांत जो है सिर्फ द्रव में काम नहीं होता है, किसी भी द्रव में या फिर गैस में भी होता है। गैस में भी किसी वस्तु को डाला जाता है तो गैस भी अपने ऊपर की ओर कुछ बल लगाता है, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये गैस वाली क्वेश्चन जो है आपके क्लास में ज्यादातर 9th 10th या 12th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सब गैस वाली नहीं पूछता है, अक्सर ये द्रव वाला ही पूछता है, ठीक है। तो इसे हम ध्यान लेके चलते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि द्रव के द्वारा वस्तु के द्वारा जो हटाया गया द्रव था। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ
इतना भाग जब द्रव के अंदर गया, कोई वस्तु अंदर डाला गया, तो क्या यहाँ से कुछ द्रव हटा होगा? तभी तो उतना वस्तु जो है अपनी आकार को, अपनी ये इतना भाग को अंदर डाला, ठीक है। तो वहां से जो जितना पानी निकला होगा, मान लीजिए एक बर्तन, यहाँ एक बर्तन ही था, ठीक है। अब इसमें डुबाया गया एक वस्तु को, तो कुछ पानी जो है नीचे की ओर, या फिर पानी बढ़ गया होगा, पानी बढ़ गया होगा। तो जितना पानी जो नीचे की ओर गिरा उसके बराबर इसमें बल लगेगा। बस इतना सा ही सिंपल सा बात इन्होंने समझाया कि जितना जो किसी वस्तु को द्रव में डाले और वह द्रव जितना बाहर आया या फिर जितना बढ़ा, उतना द्रव के बराबर जो है इस वस्तु पर नीचे से ऊपर की ओर बल लगते हुए नजर आएंगे, मतलब उसे ऐसा महसूस होगा, ठीक है। चलिए, इन्होंने बताया फिर कि किसी वस्तु या फिर किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। दोस्तों, घनत्व के बारे में पिछले क्लास में हमने करवाया था कि घनत्व किसे कहते हैं, वह द्रव्यमान और आयतन पे निर्भर करता है और ये सारी चीज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों कि कोई भी वस्तु जब समुद्र में डूब जाता है, किसी नदी में डूब जाता है, तो इसका कहने का मतलब क्या है, और ये जो नहीं डूबता है उसके कहने का मतलब क्या है। दोस्तों, सभी वस्तु के अंदर अपना घनत्व होता है, ठीक है दोस्तों। और पानी में भी बहुत सारे, मतलब कि उसका भी एक घनत्व होता है, लेकिन किस पानी का क्वालिटी कहाँ है, जैसे कि समुद्र का पानी जो होता है खारा पानी होता है, जिसमें नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है, उसमें अधिक मात्रा में घनत्व होती है, ताकि जिसके कारण उसमें बहुत सारी वस्तु जो है नहीं डूब पाता है। जैसे कि कोई भी हम लोग ही अगर वहां पे गए तो वहां जल्दी हम तैरना सीख सकते हैं, क्योंकि पानी जो है वहां का घनत्व अधिक है, जिसके कारण कोई भी वस्तु जल्दी से नहीं डूबता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए या डूबने के लिए वस्तु का घनत्व जो है ना, द्रव के घनत्व से अधिक होना चाहिए। अगर द्रव का घनत्व कम गया और वस्तु का घनत्व अधिक है तो पानी में वह डूब जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि इसी प्रकार, जैसे कि यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं कि जल का घनत्व जो है वस्तु का घनत्व, और इसका मतलब होता है दोस्तों कि जिसके ओर ये मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, मतलब इसका घनत्व अधिक है और जल का घनत्व कम है, जिसके कारण किसी वस्तु जो है जल में डूब जाएगा, ठीक है। इसके अपोजिट दोस्तों, अगर जल का घनत्व अधिक हो जाए और वस्तु का घनत्व कम जाए तो वह जल के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है दोस्तों। इसके उल्टा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी द्रव में किसी वस्तु को डुबाने के लिए किसी द्रव में किसी वस्तु का प्लवन करने के लिए, यहाँ तो डूबने के लिए तो हो गया कि अगर डुबाई जाए तो द्रव का घनत्व कम होना चाहिए, वस्तु का घनत्व अधिक होना चाहिए। लेकिन इसके उल्टा, अगर किसी वस्तु को प्लवन कराया जाए यानी कि तैराया जाए, किसी वस्तु को प्लवन यानी कि तैरना, किसी वस्तु को ऊपर तैराया जाए तो क्या होना चाहिए, तो जल का घनत्व जो है वस्तु के घनत्व से कम अधिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जल का घनत्व वस्तु के घनत्व से अधिक होना चाहिए। या फिर ऐसे लिख लीजिए कि वस्तु का घनत्व जल का घनत्व से, जल के घनत्व से वस्तु का घनत्व जल का घनत्व से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, कम होना चाहिए। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पे दोस्तों लिख देते हैं, ठीक है। जल का घनत्व अधिक होना चाहिए, वस्तु का घनत्व, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हो गया कि जल का घनत्व अधिक होना चाहिए और वस्तु का घनत्व जो है कम गया, ऐसे तीर का मतलब यही होता है। तो इसका मतलब दोस्तों, जब जल का घनत्व अधिक हो जाएगा और किसी वस्तु का घनत्व कम है तो वह तैरने लगेगा पानी के ऊपर, और
किसी वस्तु का घनत्व अधिक है और पानी का घनत्व जो है कम है, तो वह वस्तु के अंदर जल के अंदर डूब जाएगी। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि मैम बड़ा बड़ा जहाज है, समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा जहाज होता है और बड़ा बड़ा जो है नाव होता है, ये सारी चीज क्यों नहीं डूबता? क्योंकि उसका वजन भी तो बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों यहाँ देखिएगा, आप एक समुद्र पे बड़ा सा नाव लेके आए हैं, एक बड़ा सा नाव लेकर आए हैं, ठीक है दोस्तों। क्या देखिए कि इसका एरिया कितना बड़ा है, नीचे में देखिए इसका ये जो एरिया है कितना बड़ा है। अब दोस्तों इतना एरिया पानी के ऊपर बल लगा रहा है, तो पानी का भी तो एक गुण है कि जब नीचे की ओर जब बल लग रहा है तो पानी भी ऊपर की ओर बल लगाएगा। तो कितना यहां से यहां तक जो बल लग रहा है नीचे नाव के द्वारा, तो पानी भी यहां तक बल लगाएगा। पानी भी क्या करेगा? उतना ही एरिया में ऊपर की ओर बल लगाएगा, जिसके कारण जो है यहाँ, जिसके कारण कोई भी बड़ा नाव या कोई भी बड़ा जहाज जो होता है वो सब पानी में तैरते रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको यहां तक समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक जो है अपेक्षिक घनत्व है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये जो अपेक्षिक घनत्व है ये कहीं ना कहीं घनत्व जैसा लग रहा है कि ये घनत्व और अपेक्षिक घनत्व। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो अपेक्षिक घनत्व जो है इसका बोलने का मतलब होगा कि किसी घनत्व का सापेक्ष उसका इसका मान क्या होगा, उसका घनत्व क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ हम परिभाषा पे आते हैं कि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होगा। दोस्तों अगर किसी हमें वस्तु का जो है घनत्व निकालना है, तो उस वस्तु का घनत्व उसका अपेक्षिक घनत्व यदि निकालना है, तो उस वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व यदि दोनों का मान हम एक अनुपात में डालें और उसका सोल्यूशन करें, तो हमें अपेक्षिक घनत्व का मान निकल के आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, अपेक्षिक घनत्व का ये फॉर्मूला है कि किसी वस्तु का अगर अपेक्षिक घनत्व निकालना है तो पदार्थ का घनत्व, जैसे कि मान लीजिए कि हमें किसी वस्तु का निकालना है, यहाँ पे हम अपेक्षिक घनत्व सोना का घनत्व हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि 19,300 होता है, 19,300 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है दोस्तों, क्या ये सही मान है? चलिए, और दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, यदि हम नॉर्मली अगर पानी का घनत्व हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि 1000 सेल्सियस पे होता है, ठीक है, पानी का घनत्व। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1000 केजी पर मीटर क्यूब। दोस्तों यहाँ देखिएगा पहला बात कि ये केजी पर मीटर क्यूब से ये केजी पर मीटर क्यूब जो है कैंसिल हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों अगर उस अपेक्षिक घनत्व का मान अगर निकाले तो मेरा हो जाएगा 19.3, डायरेक्ट इतना मान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा ये जो मात्रक है वो दोनों सेम था, इसलिए कट गया। ठीक है, क्योंकि इसका भी घनत्व और इसका घनत्व जो है दोनों का जो है ऐसे मात्रक समान होगी, क्योंकि घनत्व है ऊपर में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। इसीलिए दोस्तों अपेक्षिक घनत्व का जो है यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा, नोट 1 कर लीजिए यहाँ पे और 2 कर लीजिए। ठीक है, कि अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक और दोस्तों एक इंटरेस्टेड बात बताऊं आपको, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है कि अपेक्षिक घनत्व का मान क्या होता है। तो आप लोग को याद रखना होगा कि अपेक्षिक घनत्व का जो है कोई मात्रक नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? कोई मात्रक नहीं होता है। पर ये घनत्व का मात्रक क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइए। अगर पिछले क्लास में आपको अगर रिवीजन किए हुए हैं या फिर याद होगा तो बताइए कि घनत्व का मान कितना होता है या फिर उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, घनत्व और अपेक्षिक घनत्व में अंतर। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में ही आपसे पहले ही बोल दिया कि ये घनत्व और अपेक्षिक घनत्व, मतलब घनत्व का किसी वस्तु का घनत्व जो है सापेक्ष इसके तुलना करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखिए दोस्तों कि घनत्व का ऐसा मात्रक जो है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। पिछले क्लास में आपको कराई गई थी ना।
चलिए, तो ये घनत्व का मात्रक द्रव्यमान बटा आयतन हो गया, और अपेक्षित घनत्व का यही फॉर्मूला यहाँ पे है, वस्तु का घनत्व बटा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि घनत्व का मात्रक होता है, अभी हम बताए घनत्व का मात्रक होता है और आपको कमेंट में करने के लिए बताए थे, लेकिन यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ देखिए घनत्व का मात्रक क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है, लेकिन अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। यहाँ हेडलाइन देखिए, आप लोग नोट करके या फिर किसी भी तरह से याद रखिएगा कि अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि घनत्व का मात्रक होता है और अपेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखिएगा आप लोग कि हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है चौथा चैप्टर का, और कुछ फॉर्मूला जो है आपको टाइप बाय टाइप हम पढ़ाए थे, लेकिन ये सारी चीज जो है आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है अब कल के क्लास में हम न्यूमेरिकल पढ़ाने वाले हैं, ताकि ये सारी जो है फॉर्मूला आपको याद अगर रहेगा अच्छे से तो न्यूमेरिकल बहुत अच्छा से आपको समझ आएगी, ठीक है। चलिए एक बार इस फॉर्मूला को फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। F बराबर बल बराबर क्या होता है, तो कांस्टेंट G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। ये गुरुत्वाकर्षण का पहला जो क्लास हुआ था उस टाइम ही आपको पढ़ाया गया था दोस्तों। यहाँ देखिएगा कि गुरुत्वीय त्वरण अगर निकाला जाए पृथ्वी पर या फिर कहीं भी चांद पर अगर गुरुत्वीय त्वरण निकाला जाए तो वहां का अलग होता है, पृथ्वी का अलग होता है, या फिर कोई भी जगह का उसका जो है गुरुत्वीय त्वरण कुछ अलग होता है, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों कि गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए कांस्टेंट G अगर हम पृथ्वी पे निकाल रहे हैं तो पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी का त्रिज्या, ठीक है, और उस त्रिज्या का आर स्क्वायर यानी कि उस त्रिज्या का स्क्वायर करना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि m के मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, r का मतलब पृथ्वी का त्रिज्या, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि m का मतलब पृथ्वी का ही द्रव्यमान होगा, r का मतलब पृथ्वी का ही त्रिज्या होगा। अगर हम गुरुत्वीय त्वरण चांद का निकालेंगे तो यहाँ पे हमें डालना होगा चांद का जो द्रव्यमान होता है, और यहाँ पे चांद का जो त्रिज्या होती है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप लोग सोचेगा कि ये पृथ्वी का द्रव्यमान हम कहाँ से लाए, ये पृथ्वी का जो है त्रिज्या कहाँ से लाए, चांद का द्रव्यमान क्या होगा। तो आपके लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुने 10 के पावर 24 केजी होता है। हमारे पृथ्वी जो है उसका द्रव्यमान कितना होता है, 6 गुने 10 के पावर 24। सोचो दोस्तों कितना बड़ा वजन है इसका, कितना इसमें द्रव्यमान है। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में इसको बोल सकते हैं तो 6 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 24 बार ये शून्य दिखाएगा। सोचिए कितना बड़ा हमारा पृथ्वी है, कितना द्रव्यमान उसमें है, ठीक है। चलिए इसी प्रकार दोस्तों पृथ्वी का जो है त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, में उसका एक त्रिज्या है, ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा दोस्तों चंद्रमा का द्रव्यमान, अब हमारे चांद का द्रव्यमान क्या होगा, तो दोस्तों 7.4 गुने 10 के पावर 22 केजी का। हालांकि दोस्तों हमारे चांद जो है पृथ्वी की तुलना में छोटी है, जिसके कारण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होती है और चंद्रमा पर कुछ कम होता है। क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान अधिक है और चंद्रमा का कम है, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों देखिएगा चंद्रमा का जो त्रिज्या है 1740 किलोमीटर का होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि किसी वस्तु का अगर भार निकालेंगे, वैसे हम भार की टॉपिक में ये सारे फॉर्मूला आपको बताए थे, फिर भी आप सभी को ये रिपीट करना है और रिवीजन करके कल की क्लास में आना है, ताकि आप सभी को न्यूमेरिकल समझ आए, ठीक है। तो भार का जो है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, घनत्व का हो जाएगा द्रव्यमान बटा आयतन, और दोस्तों जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम लगभग 10 के बराबर लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल बनाने टाइम अगर हमें जी का मान पुट करना होगा तो हम या तो 10 लेंगे या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दाब का जो है फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, और घनत्व का क्या होता है दोस्तों, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है। वैसे आज भी इसका जिक्र किया गया था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा कि किसी वस्तु का ऊंचाई, अगर कोई वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंके, वह उसका ऊंचाई कितना तक वह जाएगा, ये एक न्यूमेरिकल में क्वेश्चन हमारे बुक में देखा गया था कि ये क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो आपके लिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे नोट कर दिए हैं आपकी स्क्रीन पे कि किसी वस्तु का ऊपर की ओर फेंकने पर जो ऊंचाई मापेंगे
उसका फॉर्मूला है h बराबर अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर और -2 इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का अगर मान पुट करना होगा तो या तो हम 10 लेंगे या फिर 9.8 लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी आप छोटा छोटा बात जो है आप कंप्लीट करके रखेगा तो न्यूमेरिकल जो है अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, और ये मेरा लास्ट है कि भार का ऐसे मात्रक न्यूटन होता है और भार को हम W से सूचित करते हैं वेट। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल न्यूमेरिकल के साथ। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।